Hello dear students, myself Dr. Sangeeta Mil, Assistant Professor in Zoology। हम लोगों ने जूलॉजी पेपर सेकंड दैट इज़ एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री में फिजियोलॉजी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है और उसमें हम लोग ब्लड क्लॉटिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है और कौन कौन से क्लॉटिंग फैक्टर्स इसमें काम में आते हैं, ये हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज का हमारा वीडियो है मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग के बारे में। तो बच्चों, ब्लड क्लॉटिंग का जो मैकेनिज्म है वो 3 स्टेजेस में कंप्लीट होता है, यानी कि 3 स्टेप्स होते हैं इसमें। फर्स्ट जो स्टेज है उसका काम होता है ओरिजिन ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन, यानी कि फर्स्ट स्टेज जिसमें बहुत सारी स्टेप्स होती हैं, उसका एंड रिजल्ट क्या होगा कि फर्स्ट स्टेज में क्या बन जाएगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन बनेगा, विच इज अ रिजल्ट ऑफ नंबर ऑफ स्टेप्स। सेकेंड स्टेज है कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन एंड थर्ड स्टेज है फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रिन फ्रॉम फाइब्रिनोजिन, यानी कि 3 काम हुए। पहले स्टेज में हुआ फर्स्ट चरण, उसमें हुआ थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण। सेकंड चरण में हुआ प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन का निर्माण और तीसरे चरण में हुआ फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन का निर्माण। इन 3 चरणों में हमारा ब्लड क्लॉटिंग का मैकेनिज्म पूरा होता है। अब हम बात करते हैं फर्स्ट स्टेज की, विच इज ओरिजिन ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन का उत्पत्ति। तो इट इज़ द इनिशियल स्टेज ऑफ ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म। अगर थ्रोम्बोप्लास्टिन नहीं बनेगा तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा, ठीक है। इनिशियल स्टेज ऑफ ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म। अब जो थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है ब्लड में, वो 2 पाथवेज या 2 सोर्सेज या 2 तरीक़ों से बन सकता है या बनता है, दोनों साथ साथ काम करते हैं। एक पाथवे होता है इंट्रिंसिक पाथवे और दूसरा पाथवे होता है एक्सट्रिंसिक पाथवे। कौन से हो गए? इंट्रिंसिक पाथवे एंड एक्सट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे नाम ही बता रहा है कि इस पाथवे के अंदर जो मैकेनिज्म इन्वॉल्व होगी वो कहाँ से ओरिजिनेट होगी, वो खुद ब्लड से ही ओरिजिनेट होगी, ठीक है। और एक्सट्रिंसिक पाथवे के अंदर जो मैकेनिज्म होती है वो ब्लड से ओरिजिनेट नहीं होती, वो कहाँ से होगी, जिन अदर जगहों पे इंजरी हुई, इंजरी कहाँ हो रही है, या तो ब्लड वेसल में या तो फिर टिश्यूज़ में। तो यानी कि इस पाथवे के अंदर जो थ्रोम्बोप्लास्टिन निर्माण का प्रोसेस है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, टिश्यू से स्टार्ट होता है। दोनों पाथवे अपने अपने अलग अलग तरीके से स्टार्ट होते हैं, लेकिन फिर एक मिडवे आता है जहाँ पे आके दोनों मिल जाते हैं, यानी एक ऐसा प्रोडक्ट बनता है दोनों में जो कि कॉमन होता है और फिर आगे के स्टेप्स कॉमन होते हैं जिनसे थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण होता है। सिर्फ बिगनिंग जो है वो अलग अलग तरीक़ों से होती है। जब इंट्रिंसिक पाथवे काम करेगा तो क्या होता है कि देखो, ब्लड वेसल थी, जब तक इंजरी नहीं हुई थी इंटैक्ट थी तो ब्लड आ रहा था, जा रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब इंजरी हो गई तो क्या होगा, इंजरी होने से जो ब्लड था वो एक एबनॉर्मल सरफेस के कांटेक्ट में आएगा, यानी ब्लड वेसल में जहाँ चोट लगी है वहाँ की सरफेस रेस्ट ऑफ द एरिया से अलग होगी और ब्लड के जो कंपोनेंट्स हैं वो पहचान जाएंगे कि दिस इज़ नॉट नॉर्मल, यहाँ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। एक्चुअली पता कैसे लगता है, आपको पता है ब्लड वेसल की जो, लेट मी ड्रॉ, ये ब्लड वेसल है, ये सबसे अंदर की जो लेयर होती है वो एंडोथीलियम होती है, ठीक है। जो एंडोथीलियम जो लेयर होती है उसके नीचे की तरफ कोलेजन फाइबर्स होते हैं। जब इसमें ब्रेक लगेगा, कट लगेगा, तो क्या होगा,
कि जो ब्लड कंपोनेंट्स यहाँ थे वो इन कोलेजन फाइबर्स के कांटेक्ट में आएंगे, और जब कोलेजन फाइबर्स के कांटेक्ट में आएंगे तो वो पहचान लेंगे कि यहाँ इंजरी हुई है और हमें ब्लड क्लोटिंग करानी है, और ब्लड क्लोटिंग कराने के लिए हमें क्या करना है, हमें थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण करवाना है। तो अपना मैकेनिज्म स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले फैक्टर 12, जिसको हैगमैन फैक्टर भी कहते हैं, वो जो फैक्टर 12 है वो अभी तक इनएक्टिव, ब्लड में क्लोटिंग में सारे फैक्टर्स जो वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, और जब ये चेन रिएक्शन होती है ना, बैक टू बैक कैस्केड फॉर्म में, एक इनएक्टिव फैक्टर एक्टिव हुआ, फिर उसने जाके दूसरे इनएक्टिव फैक्टर को एक्टिव किया, फिर उसने जाके अगले इनएक्टिव फैक्टर को एक्टिव किया। यानी कि एक जना सपोज कि घर में सो रहा है, उसको किसी ने जगा दिया, अब वो जग गया तो उसको लगेगा बाकी के नहीं सोने चाहिए, तो वो किसी और सोते हुए बंदे को जगाएगा, फिर वो उठेगा तो वो किसी और को जगाएगा, वो उठेगा तो किसी और को जगाएगा, है ना, सब एक्टिव हो गए। ऐसा ही इसमें होता है कि सब सो रहे हैं अपने हिसाब से, ब्लड के कंपोनेंट्स अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही एबनॉर्मल सरफेस के कांटेक्ट में आए, कोलेजन फाइबर्स को पहचाना, तो हैगमैन फैक्टर जो था 12th फैक्टर अभी तक इनएक्टिव था, जैसे ही कोलेजन के कांटेक्ट में आया वो एक्टिव हो गया। जहाँ ए लिखा हुआ है, ए मीन्स एक्टिव है। इस इनएक्टिव फैक्टर ने जाके क्या किया, इस इनएक्टिव फैक्टर ने 12th ने 11th फैक्टर प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट, ठीक है, उसको जाके इसने एक्टिव किया। इस 11th फैक्टर ने जाके 9th फैक्टर को एक्टिव किया। सीक्वेंस क्या रही, पहले 12वां उठा, फिर 11th उठा, फिर 9th उठा। सबसे पहले 12th एक्टिवेट हुआ, 12th ने 11th को किया, 11th ने 9th को किया। जब ये 9th फैक्टर एक्टिवेट हो गया तो इसने कुछ लोगों के साथ दोस्ती करी, या मैं कहूँ कि कुछ लोगों के साथ एक संधि करी, ठीक है। कौन कौन थे वो लोग, फैक्टर 9th एक्टिव फॉर्म में जब आया तो उसने फैक्टर 8 से संधि करी, उसके अलावा उसने फॉस्फोलिपिड से संधि करी, और उसने करी कैल्शियम +2 आयन से संधि की। 9th 8th फॉस्फोलिपिड एंड कैल्शियम आयंस कंबाइंडली जब आते हैं तो एक बड़ा अलायंस बन गया, है ना, और उस बड़े अलायंस का फिर एक नाम भी होगा, तो इसका नाम है इंट्रिंसिक फैक्टर 10 एक्टिवेटर कॉम्प्लेक्स। यानी फैक्टर 10 को एक्टिवेट करने वाला कॉम्प्लेक्स है, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, इंट्रिंसिक पाथवे से, तो नाम पड़ गया इंट्रिंसिक फैक्टर 10 एक्टिवेटर कॉम्प्लेक्स। इन द सेम वे अगर इंजरी हो गई है, अगर इंजरी हो गई है तो क्या होगा कि जैसे ब्लड के उसमें चेंजेस आए थे वैसे ही टिश्यू में भी कुछ चेंजेस आते हैं, और उनको कुछ दूसरे फैक्टर्स पहचानते हैं। तो जैसे ही इंजरी होगी तो वहाँ पे जो इंजर्ड टिश्यू है, उस इंजर्ड टिश्यू से फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन्स प्रोड्यूस किए जाएंगे, और इन फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन्स को एक जो कि बाहर से प्रोड्यूस हुए हैं, ब्लड के अंदर प्रोड्यूस नहीं हुए हैं, लेकिन चूँकि ब्लड कॉर्पसस उस सरफेस के कांटेक्ट में आ गया, ब्लड जब ब्लड वेसल से बाहर आया तो ब्लड के कंपोनेंट्स भी तो बाहर आए ना, तो कंपोनेंट्स बाहर उस इंजर्ड टिश्यू के कांटेक्ट में आए, तो वहाँ पे जो फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन प्रोड्यूस हुए हैं उनको किसी ने पहचाना, किसी ब्लड कंपोनेंट ने, और उस ब्लड कंपोनेंट का नाम है फैक्टर 3, ठीक है, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। इस टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन ने बाहर जो चेंजेस हुए थे उनको पहचाना, ठीक है। इसको जगाने वाले कौन से फैक्टर्स हैं, टिश्यू से आए हैं इसको जगाने वाले फैक्टर्स, ब्लड के नहीं हैं, इसलिए पाथवे का नाम क्या हुआ, एक्सट्रिंसिक पाथवे। अब जब ये टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो एक्टिवेट हो गया तो ये फैक्टर 7 जो है जिसको हम कहते हैं प्रोकन्वर्टिन, इसके साथ मिलके और एक अलायंस बना लेगा। ये अलायंस भी किसको एक्टिवेट करेगा,
फैक्टर 10 को एक्टिवेट करेगा। अलायंस कौन से पाथवे की वजह से बना है? एक्सट्रिंसिक पाथवे की वजह से। तो इस अलायंस का नाम हुआ एक्सट्रिंसिक फैक्टर 10 एक्टिवेटर कॉम्प्लेक्स। अपने पास 2 फैक्टर 10 एक्टिवेटर कॉम्प्लेक्स बन चुके हैं। वन इज इंट्रिंसिक फैक्टर 10 एक्टिवेटर कॉम्प्लेक्स एंड सेकेंड वन इज एक्सट्रिंसिक फैक्टर 10 एक्टिवेटर कॉम्प्लेक्स। पर दोनों ही कॉम्प्लेक्स को करना क्या है? इनएक्टिव फैक्टर 10 को जाके एक्टिव करना है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? जो फैक्टर 10 है वो फैक्टर 10 जो है वो एक्टिव होगा, और जब एक्टिव हो जाएगा फैक्टर 10 तो ये फैक्टर 5 फॉस्फोलिपिड एंड कैल्शियम +2 के साथ मिलके एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा। कॉम्प्लेक्स का नाम है थ्रोम्बोकाइनेज कॉम्प्लेक्स, या इसी को प्रोथ्रोम्बिनेज कहते हैं, बिकॉज इट विल एक्ट एज एन एंजाइम ऑन प्रोथ्रोम्बिन, तो इसको प्रोथ्रोम्बिनेज भी कहते हैं। और इसी को कहते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। स्टेज 1 में जो प्रोडक्ट बनना चाहिए था जिसका नाम है थ्रोम्बोप्लास्टिन, वो बन चुका है, यानी स्टेज 1 तक का काम तो कंप्लीट हो गया है। अब ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन बना है, ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन बना है, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन स्टेज 2 को स्टार्ट कराएगा। स्टेज 2 क्या था? फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बिन फ्रॉम प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, तो प्रोथ्रोम्बिन जो है उसको थ्रोम्बोप्लास्टिन किस में कन्वर्ट कर देगा? थ्रोम्बिन में। अब ये जो सोया हुआ थ्रोम्बिन था, इसी की वजह से फाइब्रिनोजिन से फाइब्रिन नहीं बन पा रहा था। जब ये बन चुका है तो ये बोलेगा कैल्शियम +2 आयंस को कि इधर आओ भाई। ये कैल्शियम +2 आयंस क्या करेंगे कि जो 13th फैक्टर था जिसको हमने कहा था फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर्स, उसको एक्टिवेट कर देंगे एक साइड में। तो दूसरी साइड में ये थ्रोम्बिन के साथ मिलके फाइब्रिनोजन को सोल्यूबल फाइब्रिन में कन्वर्ट करेंगे। सोल्यूबल फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर की वजह से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इनसोल्यूबल या स्टेबल फाइब्रिन में, जो हुआ स्टेज 3। और जब स्टेबल फाइब्रिन बन चुका होगा तो ये स्टेबल फाइब्रिन इस तरह से अरेंज हो जाएगा इंजरी वाली जगह पे। और अब जब ब्लड इसमें से क्रॉस करने की कोशिश करेगा तो ब्लड के जो कॉर्पसल्स हैं वो इसमें फंस जाएंगे ऐसे, और जब ये फंस जाएंगे तो ये सील हो जाएगा और अब ब्लड इसमें से बाहर नहीं जा पाएगा। दिस वॉज योर कंप्लीट ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस। ब्लड क्लॉटिंग जो होता है उसमें कई सारे फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं। लाइक कुछ ब्लड के बॉडी से बाहर क्लॉट करवाने में हेल्प करते हैं, तो कुछ ब्लड को ब्लड वेसल्स में क्लॉट होने से रोकते हैं। जैसे विटामिन के, इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर क्लॉटिंग। ठीक है, बट हेपेरिन, इट इज़ द anticoagulant which helps or which prevents blood from getting clotted into the blood vessels. ठीक है, like calcium, it helps into blood clotting. ठीक है, इसी तरह से हिरुडिन जो आपका एक मेडिकल इंपॉर्टेंस का लीच होता है, हिरुडिनेरिया मेडिसिनलिस, वो जो होती है वो ब्लड सक करती है, लेकिन ब्लड उसकी क्रॉप में जमता नहीं है। रीज़न क्या होता है कि उसके अंदर जो सर्वाइकल ग्लैंड्स होते हैं वो हिरुडिन प्रोड्यूस करती हैं। हिरुडिन इज़ एन एंटीकोएगुलेंट। ठीक है, इट वाज ऑल अबाउट ब्लड क्लॉटिंग। आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।